नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार शर्मा आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर संस्कृत विद विष्णु कुमार शर्मा। आज हम बात करेंगे हमारे संज्ञा प्रकरण के दूसरे टेस्ट सीरीज के बारे में, जिसमें हम अगले प्रश्न देखेंगे। कल हमने 1 से 20 तक प्रश्न संख्या देखी थी, जिसमें कि पुराने एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन भी थे, और यह जो प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं इनसे रिलेटेड डिटेल चर्चा हमने पहले कर ली है। उन वीडियोस में आप जाकर इनकी डिटेल स्टडी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न 21वें प्रश्न की। लृ वर्णस्य कति भेदाः, अर्थात लृ वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो आपको पता है लृ वर्णस्य द्वादश भेदाः, लृ वर्ण के 12 भेद होते हैं, क्योंकि लृ वर्ण का कभी भी दीर्घ नहीं होता है। 6 भेद ह्रस्व के होते हैं और 6 ही भेद प्लुत के होते हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर 12 भेद होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 22वां। ऋ वर्णस्य कति भेदाः, ऋ वर्ण के कितने भेद होते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सामान्यतः ऋ वर्ण के ए ई उ री इन चारों के 18 भेद होते हैं, क्योंकि ए ई उ री के ह्रस्व दीर्घ और प्लुत तीनों में 6 6 6 इस प्रकार से 6 ह्रस्व के, 6 दीर्घ के और 6 प्लुत के तीनों के मिलाकर ऋ के कुल 18 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है कति व्यंजन वर्णाः, व्यंजन कितने होते हैं। तो ये बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है। आप सभी जानते हैं कि व्यंजन 33 होते हैं, कुल 33 व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पाणिनीय शिक्षानुसारेण कति स्वराः। ध्यान से समझने वाली बात यह है, प्रश्न पूछा गया है पाणिनीय शिक्षानुसारेण, स्वर तो पूछे हैं लेकिन पाणिनीय शिक्षा के अनुसार हमें स्वरों की संख्या बतानी है। तो पाणिनीय शिक्षानुसार स्वर होते हैं 21 या 22। ये 21 या 22 कैसे होते हैं। तो 5 तो ह्रस्व या मूल स्वर होते हैं, जिन्हें हम ए ई उ री री के हिसाब से जानते हैं। 8 इसमें दीर्घ स्वर होते हैं, आ ई उ दीर्घ री ए ओ ऐ औ, और फिर इसमें 8 प्लुत स्वर होते हैं, जिसमें आ ई उ री ए ओ ऐ औ इन सभी के प्लुत भेद होते हैं। अब लृ को विकल्प से प्लुत माना जाता है, इसलिए जब लृ को प्लुत मान लिया जाएगा तब 22 होंगे और नहीं माना जाएगा तब 21 होंगे। इसलिए यहां पर लिखा है 21 या 22। नो की बात करें तो सामान्यतः अच के बारे में पूछा जाए तो नो होते हैं, और सामान्यतः संस्कृत भाषा में कितने स्वर होते हैं यह प्रश्न पूछा जाने पर आपको 13 बताने होंगे। जैसे अगला प्रश्न दिया हुआ भी है कि माहेश्वर सूत्रानुसारेण कति स्वराः, माहेश्वर सूत्र के अनुसार कितने स्वर होते हैं। इस प्रश्न को समझने की बात यह है, प्रश्न देखो इससे जस्ट पहले वाले प्रश्न में हमें क्या पूछा गया था, पाणिनीय शिक्षानुसार स्वर जो कि 21 या 22 होते हैं। अब पूछा जा रहा है माहेश्वर सूत्रानुसार कितने स्वर होते हैं। तो माहेश्वर सूत्र आपको पता है 14 होते हैं, और उन 14 सूत्रों में माहेश्वर सूत्रानुसार पहले जो 4 सूत्र हैं, जिनमें ए ई उ ने रील री के ए ओंग ऐ औ च, यहां से ए से लेकर च तक कुल 9 स्वर होते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं ए ई उ री री ए ओ ऐ औ। इस प्रकार से कुल 9 स्वर होते हैं। तो माहेश्वर सूत्रानुसार स्वर होते हैं 9। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा जा रहा है उच्चारण स्थान दृष्टया असुमेलित वर्ण है कह, अर्थात उच्चारण स्थान की दृष्टि से असुमेलित वर्ण कौन सा है। तो बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है। जैसे आप देख रहे हैं ट के बारे में आपको पता है उच्चारण स्थान क्या है, ऋतु ऋषाणाम मूर्धा, अर्थात ट वर्ग का उच्चारण स्थान, री का उच्चारण स्थान और ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ई का उच्चारण स्थान देखें तो इच्छु यशा नाम तालु है, अर्थात ई का उच्चारण स्थान तालु होगा।
फिर अगला जो वर्ण है द में अड़े, वह है अड़े वर्ण है जिसे हम दुष्पृष्ठ वर्ण कहते हैं। संस्कृत भाषा में पाणिनीय शिक्षा अनुसार जो ळ वर्ण है उसे दुष्पृष्ठ वर्ण माना जाता है और दुष्पृष्ठ वर्ण का उच्चारण स्थान भी मूर्धा ही होता है। जैसे ळकारस्य मूर्धा, इसके लिए सूत्र भी आता है जो कि पुस्तक में दिया हुआ है, डिटेल स्टडी आप वहां से कर सकते हैं इसकी। तो ळकारस्य मूर्धा, इस प्रकार से ट, री और अड़े इन तीनों का उच्चारण स्थान मूर्धा हुआ, जबकि ई का उच्चारण स्थान इचु येषाणाम तालु सूत्र के अनुसार तालु होने के कारण यह असुमेलित वर्ण है। तो बहुत ही सामान्य सा प्रश्न था। इन तीनों का उच्चारण स्थान सुमेलित है, मूर्धा है, इसका असुमेलित हो गया क्योंकि तालु है। अगला प्रश्न देखते हैं, पाणिनीय शिक्षानुसारम कति वर्णः, पाणिनीय शिक्षानुसार कितने वर्ण होते हैं। तो यहाँ आप सभी जानते हैं पाणिनीय शिक्षानुसार 63 या 64 वर्ण होते हैं, त्रिषष्ठी चतुष्षष्ठी। यहाँ एक कारिका भी आती है, एक श्लोक उसमें दिया हुआ है, त्रिषष्ठी चतुष्षष्ठी व वर्णाः संभूमते मता, तो प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयं भुआ, इस प्रकार से 63 या 64। अब क्योंकि दोनों ही विकल्प सही हैं इसलिए तीसरे विकल्प में दिया हुआ है उभौ अर्थात दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, दोनों होगा। कौन से दोनों हैं, तो त्रिषष्ठी और चतुष्षष्ठी, 63 या 64, इस प्रकार से ये दोनों ही विकल्प सही हैं, इसलिए वास्तव में इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह स होगा, उभौ होगा। अगला हमारा प्रश्न है दुष्पृष्ठ वर्ण है कह। अभी अभी हम चर्चा कर चुके हैं, तो पिछले प्रश्न में हमने चर्चा की थी। दुष्पृष्ठ वर्ण जो है उसको अड़े को कहते हैं। अड़े जैसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलते भी हैं, जैसे होली होली, दिवाली दिवाली, काली धोली पीली, ये जो अड़े का साउंड आता है, जैसे काजला काजड़ा छाजड़ा, है ना। तो इस प्रकार से जो अड़े का साउंड आता है उसे हम दुष्पृष्ठ वर्ण कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है के यम वर्णः, यम वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो सामान्यतः यहाँ पाणिनीय शिक्षा अनुसार कुम खुम गुम घुम इन वर्णों को यम वर्ण कहते हैं। हालांकि यहाँ पर वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार यम वर्ण माने जाते हैं जो प्लक्नी, चखनतु, अग्नि, घ्नन्तु, इस तरह के उदाहरण मिलते हैं। पर यहाँ पर सामान्यतः हमें देखने हैं तो के यम वर्णः, तो यम वर्ण किसे कहते हैं, कुम खुम गुम घुम, इनको यम वर्ण कहते हैं। कति स्पर्श वर्णः, अगला प्रश्न है स्पर्श वर्ण कितने होते हैं। तो स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं, जिनमें जीवा सामान्यतः किसी स्थान को स्पर्श करती है। जैसे स्पर्श वर्ण 25 होते हैं। इस प्रकार से कौन कौन से हैं, कै से कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग, इस तरह से कुचु टू तुपु, इस प्रकार से ये पांचों जो वर्ग हैं उनको स्पर्श वर्ण के नाम से जाना जाता है। तो 5 वर्ग में प्रत्येक 5-5 वर्ण होने के कारण इनको 25 स्पर्श वर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है दकारस्य उच्चारण स्थानम किम। तो द जैसा कि आप जानते हैं तय वर्ग का वर्ण है, द जो कि तय वर्ग का वर्ण है। तो तय वर्ग जो है उसे ऋतुलसानाम दंतः अर्थात लृ तय वर्ग ल और से इनका उच्चारण स्थान दंत होता है, इसलिए दकार का उच्चारण स्थान दंत होगा। अगला प्रश्न है यमानाम उच्चारण स्थानम किम। अभी अभी हमने पढ़ा है यमानाम अर्थात यम वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि यम वर्ण कौन कौन से हैं, तो कुम खुम गुम घुम, इन्हें क्या कहते हैं, यम वर्ण कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर यम वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है, यम वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका माना जाता है। गकारस्य उच्चारण स्थानम ग, ग का उच्चारण स्थान ग क्योंकि पंचम वर्ण है इसलिए यहाँ पर
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑप्शन में कंठ भी है और नासिका भी है। यह बहुत ही जरूरी बात है समझने के लिए कि ङ क्योंकि पंचम वर्ण है तो यमगणना नाम नासिका च, इस सूत्र के अनुसार नासिका उच्चारण स्थान होता है, जबकि ङ जो है वह कैवर का उच्चारण स्थान, कैवर का वर्ण है, इसलिए कैवर का उच्चारण स्थान जो होता है अकुह विसर्जनीया नाम कंठ है, इसलिए इसका जो उच्चारण स्थान होगा वो कंठ होगा। तो अब ऐसी स्थिति में इसका उच्चारण स्थान कंठ भी है और यमगणना नाम नासिका च, इस सूत्र के अनुसार नासिका भी है, लेकिन दोनों ही विकल्प एक साथ उपलब्ध होने पर हमें नासिका को प्रायोरिटी देनी होगी, क्योंकि नासिका जो है वह पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। तो मुख्यतः पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान मानने के लिए यहाँ हमें नासिक्य वर्ण इसको माना जाएगा, नासिका उच्चारण स्थान सही उत्तर होगा। मकारस्य उच्चारण स्थानम, सेम वैसा ही प्रश्न है जो कि ऊपर हमने देखा है। तो मैं क्योंकि पंचम वर्ण है इसलिए नासिका उच्चारण स्थान होगा, इसलिए यहां पर मैं का उच्चारण स्थान नासिका होगा। कंठ इसका उच्चारण स्थान होता नहीं है, इसलिए उभौ भी नहीं हो सकता, तालु भी नहीं हो सकता। अगला हमारा प्रश्न है झकारस्य उच्चारण स्थानम। झ वर्ण जो है च वर्ग का वर्ण है, तो इस प्रकार झ जो है वो च वर्ग का उच्चारण, च वर्ग का वर्ण होने के कारण इचुएशा नाम तालु, इसका उच्चारण स्थान तालु होगा। अगला हमारा प्रश्न है ण वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो ण जो कि पंचम वर्ण है इसलिए इसका उच्चारण स्थान नासिका होगा, परंतु यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां ट वर्ग में भी ण आता है, इसलिए ट वर्ग का उच्चारण स्थान यहां मूर्धा है। तो ऋतु रसाणा मूर्धा, तो मूर्धा और नासिका दोनों ही उच्चारण स्थान होते हैं। और अगर यहां तीसरा ऑप्शन उभौ नहीं होता तो इसका सही उत्तर नासिका ही मान्य किया जाता, परंतु तीसरे ऑप्शन के रूप में यहां पर उभौ भी दिया हुआ है, इसलिए यहां इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह उभौ होगा। उभौ से तात्पर्य है दोनों, अर्थात मूर्धा भी इसका उच्चारण स्थान होगा और नासिका भी होगा, इसलिए इसका सही उत्तर उभौ होगा। अगला हमारा प्रश्न है द्विस्थानीय वर्ण कह। प्रश्न है द्विस्थानीय वर्ण अर्थात ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण दो स्थानों से किया जाता है। तो देखते हैं, ए जो है एदयितो हो कंठ तालु, सूत्र के अनुसार ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है। ओदवतो हो कंठोष्टम, औ का उच्चारण स्थान और ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। वकारस्य दंतोष्टम, तो वै का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है। तो इस प्रकार द्विस्थानीय वर्ण के बारे में प्रश्न पूछा गया, तो इसलिए यहाँ ए भी द्विस्थानीय है, ओ भी द्विस्थानीय है और वकार भी द्विस्थानीय वर्ण है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा द सर्वे, अर्थात सभी द्विस्थानीय वर्ण हैं। प्रश्न पूछा गया था द्विस्थानीय वर्ण कौन सा है, तो जबकि सभी द्विस्थानीय वर्ण हैं। अगला हमारा प्रश्न है न वर्णस्य उच्चारण स्थानम। न जो कि पंचम वर्ण है इसलिए इसका उच्चारण स्थान सर्वप्रथम हम नासिकाओं को प्राथमिकता देते हैं, परंतु यह जो प्रश्न है इसमें ध्यान से देखने वाली बात यह है, इस प्रश्न में ऑप्शन जो है वो क्या क्या है। तो न जो है वो तय वर्ग का वर्ण है, तो ऋतु लसानाम दंतः, तय वर्ग के अनुसार इस न का उच्चारण स्थान दंत भी होता है। नासिका यमगणना नाम से नासिका से, तो इस तरह से पंचम वर्ण होने के कारण इसका उच्चारण स्थान नासिका होता है, तो दंत भी उच्चारण स्थान है, नासिका भी है। साथ ही साथ अगर ये दो ही ऑप्शन होते तब तो इसमें नासिका सही उत्तर मान्य होता, परंतु यहां ध्यान से देखने वाली बात यह है कि जो चतुर्थ ऑप्शन हमारा है, चतुर्थ विकल्प जो हमारा है दंत नासिका, उसमें दंत और नासिका दोनों को शामिल किया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर दंत नासिका माना जाएगा। अगर दंत नासिका विकल्प में नहीं होता तो इसका सही उत्तर नासिका होता, परंतु दंत नासिका विकल्प में है, इसलिए न का उच्चारण स्थान दंत भी है और नासिका भी है, इसलिए दोनों होने के कारण इसका उच्चारण स्थान दंत नासिका माना जाएगा।
अगला प्रश्न हमारा है जीवामूल्य वर्णौ कौ, अर्थात जीवामूल्य वर्ण कौन से हैं। तो दो जीवामूल्य वर्ण कौन से होते हैं, तो अर्धविसर्ग पूर्वक क और अर्धविसर्ग पूर्वक ख। यह जो आकृति है इसे हम अर्धविसर्ग के नाम से जानते हैं। तो अगर क और ख के पहले अर्धविसर्ग का प्रयोग किया जाता है तो इसे हम जीवामूल्य वर्ण कहते हैं। तो अर्धविसर्ग पूर्वक क और ख जीवामूल्य वर्ण हैं। अगला हमारा प्रश्न है प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो प जो कि आप जानते हैं उपपदमानीया नाम ओष्ठौ, तो प वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो ओष्ठ उच्चारण स्थान होने के कारण इसे ओष्ठ्य वर्ण कह सकते हैं। अगला प्रश्न है ई वर्णस्य कति भेदः। तो आपको ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि ए ई उ री इन चारों ही वर्णों के 18 भेद होते हैं। स्वरों के भेद संबंधी वीडियो पहले बनाया जा चुका है, जिसे आप वर्ण भेद के नाम से YouTube चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। वहां से इस टॉपिक की आपकी डिटेल स्टडी हो जाएगी, फिर आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से समझ पाएंगे कि ई के भेद 18 होते हैं। अब अगला जो प्रश्न है बहुत ही समझने वाली बात यहाँ ये है, री के भेद पूछे हैं। री के भेद पहले भी पूछे गए हैं पूर्व प्रश्न में भी, परंतु यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि री वर्ण के इस विकल्पों में 18 भी हैं और 30 भी हैं। तो 18 और 30 दोनों विकल्प उपलब्ध होने पर यहां एक वार्तिक आती है रील री वर्णयो मिथय सावर्ण्यम वाच्यम, अर्थात री और री वर्ण की सवर्ण संज्ञा होती है। तो री और री वर्ण की परस्पर सवर्ण संज्ञा होने के कारण री के 18 और री के 12 कुल मिलाकर दोनों के 30 भेद मान लिए जाते हैं। इसलिए अगर री के भेद पूछे जा रहे हों और यदि ऑप्शन में 18 और 30 दोनों हों तो सही उत्तर 30 ही मान्य होगा, और यदि विकल्प में 30 नहीं होता तो री के 18 भेद स्वीकार किए जाते। इसकी भी डिटेल स्टडी हम पहले कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अगला हमारा प्रश्न है एच वर्णानाम भेदः। अब यहाँ बहुत ही आसान सा प्रश्न है, समझने वाली बात है खाली। एच का मतलब होता है एच प्रत्याहार से है। एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो ए ओ आई औ ये 4 वर्ण आते हैं, और इन चारों ही वर्णों का कभी भी ऋस्व भेद नहीं होता। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ऋस्व के 6 भेद होते हैं, दीर्घ के भी 6 होते हैं और प्लुत के भी 6 होते हैं। अब इनका ऋस्व होता नहीं है, इनका केवल दीर्घ और प्लुत होता है, इसलिए 6 और 6 12 भेद होंगे। तो एच वर्णानाम भेदा, यह प्रश्न पूछा जाने पर एच वर्णों के भेद पूछे हैं, अर्थात ए ओ आई औ इन वर्णों के भेद पूछे हैं, अर्थात ये 12 होंगे। अगला हमारा जो प्रश्न है अर्धस्वर वर्णः के, अर्थात अर्धस्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो यहां ध्यान देने वाली बात है यह और वह को अर्धस्वर के नाम से जाना जाता है, जो कि अंतस्थ वर्ण भी हैं यह और वह। अर्धस्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके जो उच्चारण करने की प्रकृति है या उनका जो उच्चारण स्थान है या उच्चारण जिस प्रकार से किया जाता है वो लगभग स्वरों के समान होता है, अर्थात स्वतंत्र रूप से, या यूं कह सकते हैं कि कम घर्षण के साथ इनका उच्चारण हो जाता है, इसलिए इनको स्वर के समान होने के कारण, परंतु ये मूलतः तो व्यंजन है इसलिए इनको अर्धस्वर वर्ण कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है वह वर्णस्य उच्चारण स्थानम, वह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। यह प्रश्न हम देख चुके हैं पहले। वकारस्य दंतोष्टम, वह वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ट होता है। अगला हमारा प्रश्न है कंठ तालव्य वर्ण कौन सा है। तो ये आप जानते हैं एदैतौ कंठ तालु ओदौतो कंठोष्टम, 2 सूत्र हैं। तो ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। तो कंठ तालव्य वर्ण कौन सा है, ऐ विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है नासिक्य वर्ण कौन सा है। तो नासिक्य वर्ण पंचम वर्ण होता है। अब इन चारों में ही पंचम वर्ण तो है नहीं,
तो ऐसी स्थिति में ये हम पहले सूत्र पढ़ चुके हैं, यमानाम नासिका च, तो यम वर्ण जो कि है कुम खुम गुम घुम, इनका उच्चारण स्थान भी नासिका होने के कारण यहाँ कुम वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका है, इसलिए इसे नासिक्य वर्ण कहते हैं। कह स्वर है कदापि दीर्घो न भवति, कौन सा स्वर कभी भी दीर्घ नहीं होता है? तो ए ऋस्व दीर्घ प्लुत सभी होते हैं, ई के भी ऋस्व दीर्घ प्लुत होते हैं, ए मूलतः ऋस्व नहीं होता है, दीर्घ और प्लुत होता है, परंतु लृ जो स्वर है उसका कभी भी दीर्घ भेद नहीं होता है, इसीलिए यहां लृ के दीर्घ का अभाव होने के कारण 12 भेद होते हैं, जबकि ए में ऋस्व का अभाव होने के कारण 12 भेद होंगे। अगला हमारा प्रश्न है त्रिमात्रिक स्वरस्य का संज्ञा। तो यहां समझने वाली बात यह है कि एक मात्रा काल वाले एक मात्रिक स्वर की ह्रस्व संज्ञा होती है, दो मात्रा काल वाले स्वर की दीर्घ संज्ञा होती है, जिसमें 2 मात्रा का समय लगता हो उच्चारण में, उसे दीर्घ कहते हैं, और त्रिमात्रिक अर्थात 3 मात्रा काल वाले स्वर की प्लुत संज्ञा होती है। तो त्रिमात्रिक स्वर की संज्ञा कौन सी होगी? तो प्लुत संज्ञा होगी। तो क्रमशः 1, 2 और 3 मात्रा वाले स्वर की ऋस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है, जैसे ए, आ और प्लुत आ। इसी प्रकार अगला प्रश्न है ई इत्यस्य कति भेदा, ई के कितने भेद हैं? तो ई के अभी हम पहले पढ़ चुके हैं, ए, ई, उ, री, इनके 18 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है दीर्घाभावात अस्य वर्णस्य 12 प्रकारः, अर्थात दीर्घ का अभाव होने के कारण इस वर्ण के 12 भेद होते हैं। ऐसा किसके साथ है? तो ऐसा लृ के साथ है, अर्थात लृ वर्ण का 12 भेद ही होते हैं, क्योंकि इसका दीर्घ नहीं होता है, जबकि ए, ई, उ, री, इन चारों के ऋस्व दीर्घ प्लुत होते हैं, जबकि ए का ऋस्व का अभाव होता है। अगला प्रश्न आ भी रहा है हमारा, ऋस्व अभावात अस्य केन सह संबंध है। ऋस्व के अभाव का किसके साथ संबंध है? अर्थात प्रश्न पूछना ये चाह रहा है कि किस वर्ण में ऋस्व का अभाव होता है। तो ए में भी ऋस्व का अभाव होता है, ओ में भी ऋस्व का अभाव होता है, ऐ में भी ऋस्व का अभाव होता है। तो ए, ओ, ऐ इन सभी में ऋस्व का अभाव होता है, इसलिए सही उत्तर होगा सर्वैः सह, अर्थात ऋस्व के अभाव का संबंध सभी के साथ है। अगला हमारा प्रश्न है ऐ स्वर है कति मात्रिक है। तो ऐ जो है वो कितने मात्रिक स्वर है? तो ऐ द्विमात्रिक स्वर है, अर्थात ए, ओ, ऐ, औ ये सभी द्विमात्रिक स्वर हैं। अगला हमारा प्रश्न है ए, तु, च एषाम उच्चारण स्थानानि सन्ति। तो ए अर्थात ए वर्ण, तु अर्थात तय वर्ग और च इनका उच्चारण स्थान क्या है? प्रश्न ये पूछा गया है। तो ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, इसका मतलब कंठ पहले आ रहा है पहले विकल्प में और चतुर्थ विकल्प में, इसका मतलब या तो पहला सही होगा या चौथा सही होगा। आगे चलते हैं, तु अर्थात ऋतुलसानाम दंतः। तो ऋतुलसानाम दंतः अर्थात तय वर्ग का उच्चारण स्थान होता है दंत, तो दूसरे नंबर पे दंत है चौथे विकल्प में। च का मतलब इचु यशानाम तालु, अर्थात यह रहा तालु। तो इस प्रकार से ए का उच्चारण स्थान कंठ, तु का उच्चारण स्थान अर्थात तय वर्ग का उच्चारण स्थान दंत और च का उच्चारण स्थान तालु। तो इस प्रकार से ए, तु, च इनका उच्चारण स्थान कंठ, ताल, दंत और तालु होगा क्रमशः। अगला हमारा प्रश्न है श, श, श एतेषाम उच्चारण स्थानानि। तो ये प्राय तीनों श आप जानते हैं। पहला जो है वो तालव्य श है, दूसरा जो श है ऋतुलसानाम मूर्धा से इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, और ऋतुलसानाम दंता से इसका उच्चारण स्थान दंत है। तो क्रमशः तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य से यहाँ दिया हुआ है।
तो तालु मूर्धा और दंता अर्थात तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है पैफयोः उच्चारण स्थानम किम। पै और फै दोनों ही पै वर्ग के वर्ण हैं और पै वर्ग जो है उनका उच्चारण स्थान उपपदमानीया नाम ओष्ठौ। इस सूत्र के अनुसार उ पु अर्थात पै वर्ग और उपदमानीय इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होने के कारण इनका उच्चारण स्थान क्या माना जाएगा, ओष्ठौ अर्थात ओष्ठ माना जाएगा। अनुस्वारस्य उच्चारण स्थानम, तो अनुस्वार और पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका होता है, नासिका अनुस्वारस्य। तो अनुस्वार की जो ध्वनि है वो नासिका से उत्पन्न होती है, इसलिए अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होगा। अगला और अंतिम प्रश्न हमारा है कति उच्चारण स्थानानि। यह प्रश्न हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं। तो सामान्यतः उच्चारण स्थान 8 होते हैं। जैसा कि पाणिनीय शिक्षा में महर्षि पाणिनि ने कहा भी है कि अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठ शिरस् तथा जिह्वा मूलम च दंताश्च नासिका ओष्ठौ च तालु च। परंतु इस विकल्प में कहीं भी 8 उपलब्ध नहीं है। यह प्रश्न सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा जा चुका है। इस प्रकार से विकल्प उपलब्ध थे उसमें। तो उच्चारण स्थान यदि 8 नहीं हो तो वहां उरह को स्वीकार न करने पर 7 उच्चारण स्थान माने जाएंगे। तो इसलिए कति उच्चारण स्थानानि यदि विकल्प में 8 उपलब्ध हैं तब तो उत्तर 8 ही होगा। अगर 8 उपलब्ध नहीं है तो 7 होगा। और यदि विकल्प में 8 और 7 दोनों हों तो फिर 8 को ही प्रायोरिटी देनी है। अर्थात उच्चारण स्थान संबंधी प्रश्न पूछा जाने पर 7 और 8 में से 8 को मानना है। 8 विकल्प में नहीं हो तो हमें 7 को प्रायोरिटी देनी है। तो ये था हमारा आज का टेस्ट। तो आप इन प्रश्नों के साथ अभ्यास करते रहिए, नियमित बने रहिए हमारे चैनल पर। और आपको ये अभ्यास कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। और साथ ही साथ जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन के बटन को अवश्य दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।